साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की प्रक्रिया और जस्टिस के तौर पर लोगों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में ही उठाया है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, बड़े ध्यान से पहले इसे देख लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने ये सवाल उठाए गए हैं। क्या देश के आम नागरिक के लिए न्याय पाना आसान है? अभी सारी चीजें बताऊंगा। देश के सामान्य बच्चे आखिर जुडिशरी में कैसे जाएं? ये भी राष्ट्रपति ने सवाल पूछा है। राष्ट्रपति ने कहा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजित की जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और ये मोदी सरकार ने 2015 में ही इस पर काम किया था। और किरण रिजिजू किस प्रकार से इसको लेकर सवाल उठाते थे ये भी दिखाऊंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पौराणिक कथा की याद दिलाई। न्याय की घंटी, जिसमें एक राजा के महल के बाहर न्याय की घंटी लगी होती थी। क्यों कहा ये भी बताऊंगा। इसके अलावा न्यायपालिका की परेशानियों की याद दिलाई। अब ये कौन सी खबर है दोस्तों, पहले आपको थोड़ा सा ये बताना जरूरी है। दरअसल कल 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने भी भाषण दिया, मगर इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा जो कुछ कहा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की, वही सेवा दोस्तों जिसके लिए मोदी सरकार ने बल्कि सभी राजनीतिक दलों ने बड़ा ही गंभीर प्रयास किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ कहा कि हर स्तर पर बदलाव की व्यापक जरूरत है। ये सवाल भी उठाया कि क्या इस देश में आम नागरिक के लिए न्याय पाना आसान है। अब मैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जुड़े तमाम पहलू के बारे में आपको बताऊंगा। वो सारे सवाल जो उपराष्ट्रपति ने उठाए, पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उठाए, वो सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन पहले कुछ बयान दिखाता हूं, फिर संदर्भ दिखाऊंगा। आप देखिए कितनी सहजता से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की जगह पूरी जुडिशरी को आईना दिखाया। बड़े ध्यान से सुनिए इस बयान को दोस्तों। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रेसिडेंट होने के बाद मुझे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, IIM, IIT, बहुत सारे अनुष्ठान मुझे जाना पड़ा। जो मैं देखती हूँ हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंटेड है, पता नहीं उन दिनों दुनिया के लोग भारत को कैसे देखते हैं। लेकिन आज भारत को देखने के लिए दुनिया के लोग उत्सुक हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कभी कभी उन बच्चों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, इतने टैलेंटेड है। मुझे लगता है ऐसे कुछ किया जाए। कभी कभी मैं पूछती हूँ आप क्या बनना चाहते हैं? कोई तो IAS IPS कहते हैं, कोई कहते हैं नहीं हम जुडिशियरी में जाना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ किया जाए, वो बच्चे आसानी से यहाँ आ पाए। मुझे लगता है यंग है, टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, देश के लिए समर्पित है। ऐसे कुछ किया जाए। और मुझे पता नहीं नियम में क्या लिखा है, आप सब यहाँ मौजूद है। ऐसे कुछ किया जाए कि वो बच्चे चुन के यहाँ आ सके। IAS के लिए कुछ प्रोविज़न है, IPS के प्रोविज़न है, स्टेट में भी बहुत सारे प्रोविज़न है। वो बच्चे अपना कोई UPSC कोई क्या दे करके वहाँ चले जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे किया जाए, मुझे पता नहीं, इन फ्यूचर आप लोगों को मैं छोड़ती हूँ। देख रहे हैं ना दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी सहजता के साथ कितनी बड़ी बात कह दी। दरअसल उनकी वाणी में आम जन की सहजता है, मगर उनकी भावनाएं प्रखर हैं। उनके शब्द हमारी आपकी भाषा के हैं, मगर आकांक्षाएं नए भारत की आवश्यकताओं को बल देने वाले हैं। और इसीलिए उन्होंने वो बात कह दी जो पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू के मंत्रालय से हटने के बाद गायब हो गई थी। ये तो बहुत बड़ा विमर्श था ना, और इस विमर्श को उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया और बताया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज समय की मांग है।
बड़े ध्यान से इस बयान को सुनिए। There can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents from lower levels to higher levels. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. Such a system can offer opportunities to the less representative social groups too. I leave it to your wisdom to devise any effective mechanism that you deem fit to achieve this objective of strengthening the justice delivery system. देख रहे हैं ना दोस्तों, कितनी सहजता से कह रही हैं। और एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि राष्ट्रपति ये बात कह रही हैं कि मुझे नहीं पता, आप ही देखिए, आप ही तो फैसला करते हैं ना, आप ही तो सारी चीजें कहते हैं ना, कौन सा कानून सही है गलत है, तो इस पर भी आप ही विचार कीजिए, आप ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, मैं तो नहीं जानती। उन्होंने खुलकर कहा, और जो बात बहुत ही संजीदगी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यही बात सीधे और सपाट तरीके से पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू कहते थे, और इसीलिए उनके कुछ बयान दिखाने बड़े जरूरी हैं दोस्तों। आपको दिखाता हूं, आप देखिए। देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। और पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर कई बार सवाल उठाए, सुन लीजिए। They felt that the old collegium system should continue. It is continuing. I am not satisfied with the present system. Appointment of judges is not a judicial work. It is purely administrative in nature. देख रहे हैं ना, अब ये समझिए दोस्तों कि किरण रिजिजू के बाद अगर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू युवा बच्चों की बात उठा रही हैं, तो आखिर उसकी वजह क्या है, यह भी समझ लीजिए। और इसीलिए आपके सामने कुछ रिसर्च लेकर आया हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में 2 जजों की बेंच थी, खंडपीठ थी, उन्होंने एक फैसला दिया कि राष्ट्रपति कॉलेजियम सिस्टम को मानने के लिए बाध्य है। और इससे पहले संविधान में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। अब इस निर्णय से क्या हुआ? इस निर्णय से देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एक लेमैन की भाषा में आपको बता देता हूं, ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जस्टिस को मिलाकर जो पैनल बनता है उसे ही कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उसे ही कॉलेजियम कहते हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला यही 5 जज मिलकर करते हैं। ये सिस्टम ऐसा है दोस्तों जिसमें सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अपना उत्तराधिकारी चुनता है, और इसीलिए इसमें भी परिवारवाद के आरोप लगते हैं। मैंने तो देखा कि राजनीतिक दल के नेताओं ने यहां तक आरोप लगाए कि सिर्फ 250-300 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके हैं। इस मामले में 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर न्यायपालिका के कथित भ्रष्टाचार की तरफ उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे ने पत्र में लिखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त हैं। आप ध्यान देखिए, मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं। न्यायमूर्ति रंगनाथ ने पत्र में आगे लिखा है कि भारतीय संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करता है तथा इसके 3 में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दुर्भाग्यवश वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त हैं। यहां न्यायाधीशों के परिवार का सदस्य होना ही अगला न्यायाधीश होना सुनिश्चित करता है। और एक बात आप जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति इस प्रकार नहीं होती है। इसे बदलने के लिए ही संसद ने कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर ब्रिटेन की तरह जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का काम 2015 में किया। यह कानून राज्यसभा और लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ। जी हां, सर्वसम्मति से। इसके अलावा 2/3 राज्यों ने भी इस बिल का अपने विधानसभा में पारित कर दिया। इस बिल को जैसा किसी बिल में अमूमन देखने को नहीं मिलता है, जैसा इसमें हुआ,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल ऑर्डर से संसद के इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड करार दे दिया। जानते हैं 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके पास पहुंचा कि इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो आपने किया है उस पर पुनर्विचार कीजिए, तो उसने पुनर्विचार करने से भी मना कर दिया। साथ ही संसद के कानून बनाने के अधिकार को बेसिक स्ट्रक्चर के जरिए सीमित कर दिया। न्यायपालिका ने अपने आप को संविधान की अन्य संस्थाओं से अलग कर दिया। मतलब संसद न्यायपालिका पर कानून बना ही नहीं सकती, या फिर हर कानून क्या सुप्रीम कोर्ट ओके करेगा तभी कानून के रूप में माना जाएगा? यह बड़ा गंभीर प्रश्न उठा था दोस्तों। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई को लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सवाल खड़े किए, और जब वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने तो उन्होंने और उसी समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के तहत संस्थाओं के बीच बनाए गए शक्ति संतुलन को बनाए रखने की नसीहत दी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात करूं दोस्तों, तो वो आगे बढ़ते हुए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था। और इस पर सवाल उठाते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्या हम एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र हैं, क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया था। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, कुछ वाक्यों में ये भी आपको बता देता हूं। वास्तव में 1973 में इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 बनाम 6 के बहुमत से संसद के कानून बनाने की सीमा को सीमित कर दिया था और कहा था कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं कर सकती है। और ये एक ऐसा फैसला था दोस्तों जिसने 1950 में बने संविधान में जो संसद को दी गई शक्तियां थी उसको कम कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1973 के इस फैसले में और ना ही बाद के किसी फैसले में ये बता पाया कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का है क्या। और इसीलिए आज तक बहस चल रही है कि वास्तव में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बहुत बड़ा विमर्श है। लेकिन चलिए फिर से आपको मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर लेकर चलता हूं। कल उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर जब अपना भाषण दिया तो उसमें यह भी सवाल पूछा कि क्या आज आम आदमी स्थिति में है, हर आम आदमी, कि वो न्याय प्राप्त कर सके। एक छोटा सा हिस्सा उनके बयान का सुना रहा हूं, सुन लीजिए। The cause of justice is best served by making it accessible for all. This also strengthens equality. We should ask ourselves, especially on occasions like today's, whether every single citizen is in a position to seek justice. On introspection, we realize that there are many barriers in the way. और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये बात कह रही है ना, तो आगे ये भी कहती है कि कॉस्ट की वजह से या भाषा की वजह से जो चुनौतियां सामने आती हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जब ये सवाल उठा रही है ना कि क्या हर आम आदमी न्याय की आशा कर सकता है, तो एक सवाल के बारे में याद दिलाना जरूरी है। और ये सवाल कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलुपुड़ी ने उठाया था और पूछा था कि क्या तीस्ता सीतल वाड़ की तरह हम लोगों के लिए भी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलेगा। और तीस्ता सीतल वाड़ के मामले में तो आपको पता ही है दोस्तों कि किस तरीके से उन्हें जमानत देने के लिए क्या क्या प्रक्रिया हुई थी। तो वही सवाल इन्होंने उठाया। अब वो सवाल उठाया, अब देखिए उसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पौराणिक कथा की भी याद दिलाई जब वो अपनी बात कह रही थी। उन्होंने कहा कि बचपन में ये कहानी पढ़ी थी जिसमें एक राजा ने न्याय की घंटी लगवाई थी। एक लाइन सिर्फ इनका सुनाता हूं, सुन लीजिए। The question of access to justice often reminds me of the so-called bell of justice, which often features in our mythological stories. देख रहे हैं ना, इसमें आगे वो ये कहती हैं द्रौपदी मुर्मू कि वो सोचती थी कि आखिर राजा कितने टेंशन में रहता होगा कि जब न तब लोग आके घंटी बजा देते होंगे। लेकिन फिर उन्होंने आगे सोचा और बताया
कि नहीं, उस राजा ने कितनी अच्छी व्यवस्था की होगी कि लोगों को अपने आप सिस्टम के तहत न्याय मिल जाता होगा। बहुत ही रेयर ऐसे केस होते होंगे जहां घंटी बजाने की जरूरत पड़ती होगी, और यही व्यवस्था तो बहुत बड़ी व्यवस्था है ना। और जब मैं ये बात बता रहा हूं ना, तो आपको बिहार के राज्यपाल उनका एक बयान, जिसकी और आपको याद दिलाता हूं, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को तो पनिश किया, लेकिन एडिटर्स गिल्ड को छोड़ दिया। संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक और महत्वपूर्ण बयान दिया, और जानते हैं, ये कहा कि हमें औपनिवेशिक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बड़े ध्यान से सुनिए। I am sure that we can speed up the remaining part of decolonization in all domains with more conscious efforts. और अब जब दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिर से इस विमर्श को उठाया है, तो ये याद करना जरूरी है कि आखिर किरण रिजिजू ने किस प्रकार जुडिशियरी को लेकर सख्त सवाल उठाए थे। एक छोटा हिस्सा सुना रहा हूं, सुन लीजिए। जुडिशरी का अंदर में जो पॉलिटिक्स होते हैं वो कोई दिखता नहीं है। वहाँ इतना इंटेंस डिलीवरेशन होते हैं चयन प्रक्रिया में, उस समय गुटबाजी तक हो जाता है। और जानते हैं, किरण रिजिजू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट की बात करते थे। In 2015, when the Parliament of India passed the National Judicial Commission Act, the Supreme Court struck it down. किरण रिजिजू ये भी सवाल उठाते रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया है तो उसका कोई बेहतर ऑप्शन तो नहीं बताया। When Supreme Court struck it down, then Supreme Court also should tell what is the better option. हालांकि ये सब हम भी जानते हैं दोस्तों, और आप भी जानते हैं कि किरण रिजिजू के मुखर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पलटवार हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें निर्णय लेने पर मजबूर न करें, जिसे शांत करने के लिए संभवतया मोदी सरकार ने किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया। अब इसमें आप मोदी सरकार पे हमला करें, बोलें कि मतलब सख्ती से काम नहीं हो रहा है, तो देखिए ये सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ ज़रूर ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्रधानमंत्री मोदी की ये शैली है दोस्तों कि वो सिस्टम के बीच कोई खटास पैदा नहीं करना चाहते, कभी भी नहीं। आप देखिएगा, आप उनके पूरे पैटर्न को देखिए। सिस्टम अगर अपने आप दुरुस्त हो जाए चीज़ों के जरिए, प्रक्रिया के तहत, तो उनकी यही कार्यशैली है। और इसीलिए शायद ये मानना ज़रूरी है कि किरण रिजिजू को उन्होंने हटा दिया, मंत्रालय उनका बदल दिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल थे जो किरण रिजिजू ने उठाए थे उसका जवाब तो नहीं मिला। और इसीलिए बार बार ये विमर्श उठता रहा है, और इस बार तो खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के दिन सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये प्रश्न उठाए हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, अगर लोकतंत्र की बात करें तो यहां सबसे बड़ी ताकत जनता में ही निहित होती है, और इसीलिए संविधान की प्रस्तावना तो इसी बात से शुरू होती है ना, हम भारत के लोग। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो चयन प्रक्रिया है उसकी बात होती है, तो उसमें कहीं जनता नजर नहीं आती है, और शायद इसीलिए ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और अब जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी ही संजीदगी के साथ सवाल उठाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने ही छोड़ दिया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका कोई ना कोई जवाब तो जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।